देखना पर जैसे मैंने ना आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है y और x के बीच में, ठीक है। y एक्सिस बना रखा है, x एक्सिस बना रखा है, और मैंने बोल दिया कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है। x और y एक्सिस के बीच में ग्राफ ऐसा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ ये छोटी सी लेंथ को क्या मैं dx बोल सकता हूं? जो छोटी सी लेंथ है उसको क्या मैं dx बोल सकता हूं? स्मॉल चेंज इन x, है ना। x के अंदर छोटा सा चेंज हुआ है, ठीक है। इसके बाद वैसे तो अगर आप इस पूरे पोर्शन को देखोगे तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई नहीं दे रहा अपने को, कुछ अजीब सा शेप है यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए मैं इसको एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसको एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो हाइट है, क्या हाइट को मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा? ठीक, इस पॉइंट के अगर अपन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x और y, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ होना चाहिए y के बराबर, और यहां पर ये लेंथ होना चाहिए x के बराबर। अगर मैं इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो ये छोटी सी लेंथ dx, ये लेंथ y। ये डायग्राम समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ, मैंने ये वाली लेंथ को dx को लिखा, ये समझ में आया तुम्हें? ये लेंथ को dx को लिखा क्योंकि x में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन, x में थोड़ा सा चल रहे हैं, और ये वाली लेंथ को मैंने y लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं y dx लिखता हूं तो ये y dx क्या बताएगा अपने को? क्या y इंटू dx इस स्टेप का एरिया दे देगा अपने को? y इंटू dx क्या दे देगा अपने को? एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेगी, यहां पर इस तरह की बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स बनेगी, दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इन स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर देता हूं, स्ट्रिप के एरिया को, स्ट्रिप का एरिया y dx था, उसको मैंने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, तो क्या इस कर्व का x एक्सिस के साथ टोटल एरिया पता लग जाएगा? अगर मैं ऐसे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करता हूं तो क्या टोटल एरिया पता लग जाएगा? कुछ दिखाई दिया? अप्रोक्सीमेटली ये वाला पूरा की पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है
एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व, और एरिया अपन कौन से एक्सिस के साथ बना रहे हैं? x एक्सिस के साथ बना रहे हैं। विथ x एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर समझना सुनिए, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर सेम कर्व है, अब की बार मैं एरिया ऐसे निकालना चाहता हूं, अब की बार मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं। तो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिप बना लूंगा ऐसी। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट होगा x, y, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक स्ट्रिप बना लूंगा। मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेता हूं और ऐसी सारी स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर देता हूं, तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब क्या आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसका फॉर्मूला बता सकते हो? ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ना, तो जहां पर भी ऐसी कोई चीज आएगी, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना आपका, कि अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब x में, या अपन बोल सकते हैं कि अपन इस डायरेक्शन में x अमाउंट से मूव कर रहे हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं ये लेंथ के बारे में बात करूं, तो क्या इस लेंथ को मैं dy के बराबर लिखूंगा, क्योंकि y में अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो इसको अपन लिखेंगे dy। अगर मैं एरिया लिखना चाहता हूं, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा x, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ इंटू dy, ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ स्ट्रिप। ये बात समझ में आई? अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, ऐसे स्ट्रिप के एरिया को अगर मैं ऐड करता हूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dy का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि जब मुझे x एक्सिस के साथ एरिया निकालना था, तो यहां पर dx लिखा हुआ था, और जब मुझे y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, dy लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, छाप सकते हो उसको।
चल, तो ये हो गया अपना पार्ट। इंटीग्रेशन यहां पर खत्म हो चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इतना ही है जो अपने को याद रखना है बस। और वैसे जैसे चैप्टर चलेंगे ना अपन जैसे जैसे चैप्टर चलते आएंगे, उसमें जहां भी कुछ खास इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आएगी, मैं साथ साथ में लिखाते जाऊंगा वो, है ना, जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, नया चैप्टर चालू करें अपन। ठीक है, नए चैप्टर का नाम डाल लो वेक्टर। चलो देखना होता क्या है। मेजर जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जितनी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो भी चीजें अपन फिजिक्स के अंदर मेजर करते हैं, जैसे लेंथ मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी मेजर करते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो भी चीजें फिजिक्स के अंदर मेजर करी जाती है, उन सारी चीजों को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी फिजिक्स में यूज करेंगे सबको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करी जा सकती है। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, एक और क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं टेंसर, लेकिन हम इसके बारे में स्टडी नहीं करते। टेंसर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी अपन नहीं करते, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए मेनली दो टाइप की क्वांटिटीज होगी, एक होगी स्केलर और एक होगी वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास कोई डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन हो और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़े। ठीक है, डायरेक्शन इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। स्केलर मतलब जिनके पास डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन हो। सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और अब धीरे धीरे डिटेल ऐड करेंगे अपन। ठीक है, पर्टिकुलरली अब वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कब ऐसा बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास अपने मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगी तो अपन बोलेंगे कि वो वेक्टर है। ठीक है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक है, तब अपन उसको बोलते हैं एक वेक्टर। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि
एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने बोल दिया एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पर ये टर्म रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को, और ये जो 4 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो वेक्टर कहलाने के लिए पहली चीज क्या जरूरी है कि हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। दूसरा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं दैट मस्ट बी कम्यूटेटिव। द फिजिकल क्वांटिटी must be commutative। ठीक है, अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए को बी के साथ ऐड करो या फिर बी को ए के साथ ऐड करो, आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, कौन पहले लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे 2 और 3 को ऐड करा तो वही वैल्यू 3 और 2 को ऐड करने पे आना चाहिए। ठीक है, आगे चल के अपन कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिसमें ये फॉलो नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब a प्लस बी और b प्लस ए बराबर नहीं होता, या फिर a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होता है। ये आगे चल के अपन कुछ चीजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर कहलाने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। दूसरी चीज, इस लॉ को फॉलो करना चाहिए कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, और तीसरा लॉ कि इट मस्ट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे। एक दो लेक्चर के अंदर इसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो तो सारी कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कहीं एक में भी गड़बड़ हो गई तो फिर वेक्टर नहीं बोलेंगे उसको अपन। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या होता है, अगर अपन करंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एम्पियर्स के अंदर, 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट, और डायरेक्शन भी अपन बता सकते हैं कि यहां पर करंट इधर जा रहा है, यहां पर करंट इधर जा रहा है, यहां पर करंट इधर जा रहा है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, करंट जो है ना वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ये 2 ये 3, तो यहां पर करंट आ जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। करंट डायरेक्टली ऐड हो जाता है, वो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ऐड नहीं होता है, इस वजह से उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ठीक है,
करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो ये वाला लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो, तो सारे की सारे लॉस को फॉलो करना चाहिए, तीनों लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। लिखते जाओ अभी बस। देखा, जैसे अगर आपने वो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली अगर मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा एरो बना देते हैं। वेक्टर को अगर अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अपन क्या कर देते हैं, इस तरह का एरो बना देते हैं। ठीक है, ये एरो हमें ये बताता है कि हमारे वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं टेल, वेक्टर की टेल। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। ये होता है वेक्टर का हेड। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ हमें आइडिया देती है कि हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए वेक्टर ऐसे बनेगा। अगर मैं बोलता हूं 4 मीटर पर सेकेंड है, तो उस वेक्टर की लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लेंथ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देती है। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? कि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक टेल होती है, एक हेड होता है, ठीक है, और इस तरह का एरो बनता है। एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन, और एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ हमें आइडिया देती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। अगर लेंथ ज्यादा होगी मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर लेंथ कम होगी मतलब मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं
तुम लोग कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते हो कभी कभी ट्रायंगल का, है ना? कभी कभी मैथ्स में ट्रायंगल का डायग्राम बनाया होगा। तो क्या तुम ट्रायंगल को मेजर कर करके बनाते थे, कि वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होता था, कि वो उससे आइडिया लगता था अपने को, सिर्फ आइडिया लगता था? यहां पर भी वही होगा। आप अपनी समझ के लिए बना रहे हो ये, आपको किसी को दिखाना थोड़ी है कि ये वेक्टर बनाया हमने। आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने वाले हो वेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, आगे देखें अपन। अब देखो क्या है ना, पूरे वेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, कोई टॉपिक्स नहीं है। वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अपने को अच्छे से समझना है बस, ठीक है? उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके अच्छे से समझना है। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपने यहां पर एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और इसी वेक्टर को है ना खुद के पैरेलल यहां पर शिफ्ट कर दिया। पहले आपने एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर को खुद के ही पैरेलल आगे शिफ्ट कर दिया, कहीं पर भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो इस केस में जो ये वाला वेक्टर होगा और जो ये वाला वेक्टर होगा, ये दोनों वेक्टर बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। ये दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है? मतलब अगर आप किसी वेक्टर को खुद के ही पैरेलल शिफ्ट कर देते हो तो पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर वही की वही रहता है, ठीक है? आप वेक्टर को यहां बनाओ या उसके पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर बना दो, यहां पर बना दो, कहीं पर भी बना दो, वेक्टर वही की वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, कि वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? इसको अपन लिख लेते हैं पॉइंट के फॉर्म में। पैरेलल शिफ्ट करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। ये था पहला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सुनना कि आप दो वेक्टर को इक्वल कब बोल सकते हो। आप दो वेक्टर को इक्वल तब बोल सकते हो जब दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हो। जब दोनों के पास क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, मतलब एक की वेलोसिटी 4 है तो दूसरी की वेलोसिटी भी 4 ही होना चाहिए,
एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे की भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और इसके साथ में है ना, दोनों वेक्टर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी के बराबर हो सकती है अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के सेम है तो, लेकिन एक वेलोसिटी दूसरे एक्सेलरेशन से इक्वल नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? तो अगर दो वेक्टर्स आप बराबर बोल रहे हो, सो दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक वेलोसिटी किसी के एक्सेलरेशन से इक्वल नहीं हो सकती, चाहे उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? हो सकता है एक वेलोसिटी हो 4 मीटर पर सेकंड, एक एक्सेलरेशन हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, फिर भी आप उन दोनों को बराबर नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलो नोट कर लिया, ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई, दोनों काम की प्रॉपर्टीज है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लिया, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया ए वेक्टर और कुछ नहीं करा मैंने, इस वेक्टर को बस रोटेट कर दिया, इस वेक्टर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, तो रोटेट करके ये वेक्टर यहां पर आ गया। ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर को रोटेट कर देते हो ना, तो उस केस में जो नया वाला वेक्टर बनता है और जो पुराना वाला वेक्टर बनता है, ये दोनों बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हो गई। देखो, इसकी डायरेक्शन कुछ और थी, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बनाओ, स्टेटमेंट लिखते हैं फिर अपन। अगर अपन वेक्टर को रोटेट कर देंगे तो नया वाला वेक्टर पुराना वाला वेक्टर बराबर नहीं होंगे। रीजन क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आ गई है, एक इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लिखना, इफ अ वेक्टर if a vector is rotated by an angle theta, if a vector is rotated
बाय एन एंगल थीटा ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना अदर देन 360 डिग्री, अदर देन 360 डिग्री, अदर देन 360 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, then its value changes, then its value changes। ठीक है, तो अगर अपन किसी वेक्टर को कुछ एंगल से घुमा देते हैं तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं रह जाते हैं। ठीक है, कितने भी एंगल से घुमा सकते हैं, बस 360 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 360 हो गया तो वो घूम के वापस से सीधा हो जाएगा, तो फिर वो वही वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया अपन ने एक प्रॉपर्टी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में लिख सकते हो, छोटा सा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 3-4 स्टार मार्क कर लेना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझना इस चीज को। लक्ष्य सर आपकी साउंड बहुत खर से कर रही है। ठीक है, देखते हैं। हेलो। तो नेक्स्ट अपन ने लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंगल निकालते समय या तो दोनों वेक्टर के टेल्स ज्वाइन होना चाहिए, दोनों की टेल्स ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों वेक्टर के हेड ज्वाइन होना चाहिए, तभी आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल पाओगे। सबसे पहली कंडीशन क्या, कि अगर अपने को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों की जो टेल्स है दैट मस्ट कोइंसाइड, या फिर दोनों वेक्टर के जो हेड है दैट मस्ट कोइंसाइड। दोनों के हेड कोइंसाइड करना चाहिए या टेल कोइंसाइड करना चाहिए। एक बार हेड और टेल, हेड या फिर टेल कोइंसाइड कर जाए तो उस केस में देखो, एक ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, दो ही एंगल पॉसिबल है। तो जो छोटा वाला एंगल होता है वो होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। एक बार आपने टेल्स को कोइंसाइड करा दिया तो छोटा वाला एंगल उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पर दोनों के हेड कोइंसाइड कर गए तो दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है,
हाँ, यहां पर बताओ, यहां पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब यहां पर मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि एंगल तो हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की टेल्स कोइंसाइड करें या हेड्स कोइंसाइड करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक का हेड यहां पर है और दूसरे की टेल यहां पर है, दोनों के हेड मिले हुए नहीं है और ना ही दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है। तो इस केस में एंगल कैसे निकाला जाए? ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बताता हूं एंगल कैसे निकालते हैं इस केस में। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्वेश्चन हाथों हाथ नोट कर लिया करो। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, अभी इस सिचुएशन में हम एंगल नहीं निकाल सकते, अभी इस सिचुएशन में हम एंगल नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने ना सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि अगर मैं किसी वेक्टर को खुद के ही पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां से उठा के यहां पर रख रहा हूं। कोई वैल्यू में चेंज आएगा क्या? वेक्टर पहले यहां पर रखा था, मैंने उसको उठाया और यहां पर चिपका दिया, तो पैरेलल शिफ्ट करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं बी वेक्टर। अब एक बार अपन ने ऐसा बना लिया, तो इस केस में देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल्स कोइंसाइड कर रही है। दोनों की अगर टेल्स कोइंसाइड कर गई तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा वेक्टर के बीच का एंगल। और अब इस केस में ये वाला एंगल 120 है, तो ये वाला जो एंगल है ये अपने आप आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, है ना, 180 माइनस 120।
भाई साहब ये वेक्टर को मैं कहीं पर भी रख दूं, ओरिएंटेशन सेम रहे अगर, तो वो सब पैरेलल ही है। वेक्टर पहले यहां पर था, इसको उठा के यहां पर रख दूं, यहां पर रख दूं, कहीं पर भी रख दूं, वो सारे के सारे वेक्टर्स पैरेलल ही है। हर कुछ सवाल पूछते हो यार तुम लोग। हाँ भाई, ये हो गया, ठीक है। इस पे और एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या कि समझ लोगे ये? हाँ, मतलब कैसा भी दे दो यार। मैं अब मैं एक वेक्टर ऐसा दे दूं और एक वेक्टर ऐसा दे दूं, दोनों के बीच में एंगल 30 है, मतलब ये वाला एंगल 30 दे रखा है। आपसे पूछ लिया कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। किसी तरीके से टेल को जोड़ना है। टेल को जोड़ने का एक तरीका क्या हो सकता है कि आप इस वेक्टर को उठा के ऐसे ही यहां पर रख दो, ठीक है। तो उस केस में इसकी टेल और इसकी टेल कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसाइड करने के बाद ये वाला एंगल हो जाएगा 150 के बराबर, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल को भी नोट कर लेना अच्छे से। सवाल क्या था कि ये एक वेक्टर था ए वेक्टर, ये एक वेक्टर था बी वेक्टर, ये वाला एंगल था 30 डिग्री, और मैंने पूछा था कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमने ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करा, बी वेक्टर को ऐसे ही रहने दिया, ये वाला एंगल हो जाएगा 150। आंसर। अब आपकी जैसी मर्जी, आप जिसको शिफ्ट करना चाहो उसको शिफ्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। मैं चाहता तो मैं बी को यहां पर लाके रख सकता था, मैं बी को यहां पर लाके रख सकता था तो भी काम हो जाता, मैं बी को यहां पर रख लेता तो भी काम हो जाता। तुम्हें जैसा समझ में आता है वैसा कर सकते हो, बस बेसिक रूल्स वही रहेंगे। कॉपी कर लिए ये? चलो ठीक है, इतना ही देखते हैं अपन आज, बाकी इसका अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अपन पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेंगे और यूनिट वेक्टर पढ़ लेंगे, और आगे के हर चैप्टर में दोनों यूज होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।